किन किन मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है? ऐसी कितनी शक्तियां हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्य का अध्ययन हम लोग 3 आधार पर करेंगे। कौन कौन सा है वह 3 आधार? पहला, जहां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हो या लोकसभा के समान हो। दूसरा है कि जहां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर नहीं हो। तीसरा है राज्यसभा की विशेष शक्तियां जो लोकसभा के पास नहीं है। तो यही वो 3 आधार है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आधार की बात करते हैं, जो लिखा गया हेडिंग कि जहां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हो। तो ऐसे कुल कितने मामले हैं? तो ऐसे कुल 11 मामले हैं जहां पर राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है। तो आइए देखते हैं वह 11 मामले कौन कौन से हैं। पहला है साधारण विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना। सबसे पहले बात करते हैं कि साधारण विधेयक किसे कहा जाता है। तो धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के अलावा अन्य जितनी भी विधेयक है उन सभी विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। तो साधारण विधेयकों का पुनर्स्थापन का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, सदन में पेश करना या प्रस्तुत करना। तो वही कहा गया है कि साधारण विधेयकों का पुनर्स्थापन अर्थात साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है और फिर इसे दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, क्योंकि दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद ही यह साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए जाता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वह है संविधान संशोधन विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना। तो साधारण विधेयक के तरह ही संविधान संशोधन विधेयक का भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद ही फिर यह राज्यसभा में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सदन में प्रस्तुत करने का मतलब कि सर्वप्रथम अगर चाहे तो इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और ठीक फिर इसे भी दोनों सदनों के द्वारा पारित करना होता है और पारित करने के बाद ही यह राष्ट्रपति के पास जाता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वह है वित्तीय विधेयकों का पुनर्स्थापन जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। अब देखिएगा, इसमें कंडीशन लग गया है कि वित्तीय विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ऐसे वित्तीय विधेयक जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है, तो फिर वैसे वित्तीय विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो यहाँ कंडीशन लग चुका है। अब चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। तो राष्ट्रपति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है कि राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर महाभियोग की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के महाभियोग की अर्थात राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों की जरूरत होती है और दोनों की यहाँ पर समान शक्तियाँ हैं। फिर बात करते हैं 5वें पॉइंट की कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
तो हम लोग उपराष्ट्रपति के भी बारे में पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। और फिर बात करें कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित जो प्रावधान है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से एवं लोकसभा के समान बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं छठे पॉइंट की कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करने की शक्ति दोनों के पास बराबर है। अब सातवें पॉइंट की बात करें तो वह है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। तो हम लोग अध्यादेश के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी करता है तो उस अध्यादेश की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा जरूरी होती है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसे दोनों सदनों के द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं आठवें पॉइंट की कि वह है राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति। तो देखिए, तीनों प्रकार के आपातकाल कहने का मतलब कि अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के तहत जो तीन प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करते हैं, तो उसकी घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा जरूरी है। अर्थात दोनों सदनों की जब स्वीकृति मिलती है तभी राष्ट्रपति तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा करते हैं। फिर बात करते हैं 9वें पॉइंट की, तो वह है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों के चयन में दोनों सदन की समान भूमिका है, क्योंकि संविधान के द्वारा यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियां संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। तो इसीलिए इनके चयन में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। अब फिर बात करते हैं 10वें पॉइंट की, तो वह है संवैधानिक इकाइयों की रिपोर्ट पर विचार करना। संवैधानिक इकाइयों की रिपोर्ट पर विचार करना का मतलब संवैधानिक इकाई जैसे अगर हम बात करें कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भी कई सारे संवैधानिक इकाइयां हैं, तो उन्हीं की रिपोर्ट पर ये दोनों सदन विचार करते हैं और दोनों की समान शक्तियां हैं। फिर बात करते हैं 11वें एवं लास्ट पॉइंट की, तो वह है उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। तो यही वह 11 मामले थे जिनमें राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की। तो दूसरा आधार क्या है कि जहां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि जहां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों से कम हो, तो अर्थात यहाँ लोकसभा की शक्तियां अधिक होती है, राज्यसभा की शक्तियां कम होती है। तो आइए उस दूसरे आधार के अंतर्गत कुल कितने पॉइंट हैं, तो कुल 10 पॉइंट हैं। तो आइए एक एक करके इन 10 पॉइंट को देखते हैं। तो पहला है कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। पूरा स्थापित का मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं कि प्रस्तुत करना। तो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जब इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा
से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है उसके सिफारिश के लिए। किसके सिफारिश के लिए? तो राज्यसभा के सिफारिश के लिए। तो जब राज्यसभा के पास उसके सिफारिश के लिए इस धन विधेयक को भेजा जाता है तो राज्यसभा को इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। ठीक है, या तो आप सिफारिश के साथ लोकसभा को 14 दिन के अंदर लौटाइए या फिर बिना सिफारिश के एज इट इज लौटा दीजिए। लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि जो लोकसभा के द्वारा पारित करके जिस धन विधेयक को भेजा गया राज्यसभा को, तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है और ना ही उस पर संशोधन कर सकती है, उसे संशोधित नहीं कर सकती है, सिर्फ अपना सिफारिश दे सकती है। तो वही कहा गया है कि उसे मतलब राज्यसभा को इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? वह है कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो बात वही है कि जब लोकसभा से पारित होकर यह धन विधेयक राज्यसभा के पास उसके सिफारिश के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा उस अपनी सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिनों के अंदर उसे लौटाना अनिवार्य होता है। किसे? तो लोकसभा के पास। अब मान लीजिए कि अगर राज्यसभा उस धन विधेयक पर कुछ सिफारिश देती है तो अब यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार भी कर सकता है या फिर उसे अस्वीकार भी कर सकता है। यह लोकसभा पर निर्भर करता है। लेकिन दोनों ही मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत अर्थात पारित माना जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि या तो सिफारिश या बिना सिफारिश दोनों ही मामलों में किसी भी तरह इसे पारित किया जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि यह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया है या स्वीकृत हो गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से एक पॉइंट और समझिए कि यहाँ सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया था कि राज्यसभा को धन विधेयक सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। लेकिन अब मानिए कि अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अगर लोकसभा को यह विधेयक नहीं लौटाती है, 14 दिन से अधिक हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के पास अधिक से अधिक 14 दिन तक ही यह अधिकार होता है इस विधेयक को रखने का। लेकिन मान लीजिए 14 दिन के बाद भी अगर यह नहीं लौटाता है तो जिस दिन यह विधेयक राज्यसभा के पास गया था और उस तिथि से जिस तिथि को 14 दिन पूरी होती है तो उस दिन यह मान लिया जाता है कि यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित हो गया है। जिस स्थिति में भेजा गया था उसी स्थिति में यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित हो गया है। तो जब 14 दिन पूरा होने के बाद मान लिया जाता है कि यह राज्यसभा के द्वारा भी पारित हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी दिन दोनों सदनों के द्वारा यह विधेयक पारित हो गया, क्योंकि लोकसभा से तो पहले ही पारित हो चुका होता है और तभी जाकर उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अब चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो वह है वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए फिर से यहाँ पर वित्त विधेयक की बात आई और इससे पहले हम लोग पहले आधार के अंतर्गत पढ़े थे। कहाँ पर? तो वह देखिए आप पढ़े थे तीसरे पॉइंट में कि वित्तीय विधेयकों का पुनः स्थापन। मतलब यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे कि वित्त विधेयक को संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन था कि सिर्फ वैसे ही वित्त विधेयक जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है, सिर्फ उसी वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे आधार के अंतर्गत जो यह चौथा पॉइंट है, यहाँ साफ लिखा गया है कि वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन यह रहे कि अगर उस विधेयक में भारत की संचित निधि से व्यय शामिल हो तब उस तरह के वित्त विधेयक को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन उसको छोड़कर बाद बाकी जितने भी वित्त विधेयक हैं उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ फिर देखिए क्या लिखा गया आगे कि लेकिन इसे पारित करने के मामले में दोनों
की शक्तियां, दोनों की शक्तियां मतलब दोनों सदनों की शक्तियां समान है। अब समझिएगा इसे। अभी हम लोग धन विधेयक के मामले में क्या पढ़े कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर इसके पारित करने से रिलेटेड जो हम लोग अभी शक्तियां को समझे, तो इसमें भी हम लोग देखें कि इसे पारित करने में भी लोकसभा की शक्तियां ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि राज्यसभा अगर इसे पारित नहीं भी करती है तो भी 14 दिन के बाद यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा के द्वारा यह पारित हो चुका है। और दूसरी बात कि राज्यसभा इस पर संशोधित भी नहीं कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक के मामले में चाहे इसे प्रस्तुत किया जाए या इसे पारित किया जाए, दोनों मामले में लोकसभा के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। लेकिन अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के मामले में लोकसभा के पास सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि सिर्फ लोकसभा में ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब अगर इसे पारित करने की बात आती है तो पारित करने के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां समान है, अर्थात कि राज्यसभा इसे अस्वीकार भी कर सकती है, इसे संशोधित भी कर सकती है और इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। तो यही है धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। चलिए अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो वह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। और अंतिम रूप से निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही माना जाता है। तो कहने का मतलब वही हुआ कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका अंतिम रूप से निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर 6ठे पॉइंट की बात करें तो वह है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। तो यह जो दूसरा आधार है इसमें कहा ही गया है कि जहां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर नहीं हो, अर्थात राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से कम हो। फिर बात करें 7वें पॉइंट की, तो वह है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा संख्या से जीतती है। यहां जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें से लगभग सभी पॉइंट को अलग से पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए सिर्फ आप अभी दोनों की शक्तियों को देखिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 8वें पॉइंट की, तो वह है राज्यसभा सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तो सिर्फ मतदान करने का अधिकार लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन उसके अनुदानों पर मतदान नहीं कर सकती। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को है। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की, तो वह है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है, ठीक है। तो उसी राष्ट्रीय आपातकाल को अगर समाप्त करने की बात आती है तो उसे समाप्त करने का संकल्प सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही पारित कराया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा नहीं। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की, तो वह है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग मंत्रिपरिषद के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह लोकसभा में ही लाया जाता है। तो इसी वजह से राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है, ऐसा सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है, यह अधिकार राज्यसभा के पास है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे आधार की। तीसरा आधार क्या है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां,
मतलब राज्यसभा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो आइए देखते हैं राज्यसभा के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले बात करें कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां का मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा का विशेषाधिकार, अर्थात राज्यसभा को कुछ मामलों में विशेष अधिकार प्रदान किया गया है जो लोकसभा के पास नहीं है। तो इसी विशेष शक्तियां या विशेषाधिकार को अनन्य अधिकार भी कहा जाता है, अर्थात राज्यसभा का अनन्य अधिकार। तो बात करें कि राज्यसभा को 4 मामलों में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, या फिर हम यूं कहें कि राज्यसभा को 4 मामलों में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। तो वह 4 मामले कौन कौन से हैं, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मामले की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकार दे सकती है या विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 249। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को किस सूची, तो राज्य सूची। हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के किसी विषय पर, अर्थात राज्य सूची में जो भी विषय शामिल है, यानी राज्य सूची में जिन जिन विषयों का वर्णन किया गया है या जिन जिन विषयों को शामिल किया गया है, तो वही राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकार दे सकती है। तो इसका मतलब यह समझ में आया कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है। लेकिन राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है, तो वह राज्यसभा देता है। ठीक है, यह दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हुआ कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कौन बना सकता है, तो वह संसद बना सकता है। दूसरा कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है, तो वह राज्यसभा देता है। तीसरा पॉइंट यह है कि ठीक है कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है या शक्ति प्रदान करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो वह अनुच्छेद 249 के तहत। तो यहां 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे यह भी पूछ लिया जाए, यहां पर राज्यसभा का नाम ना लाया जाए और डायरेक्ट आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। या फिर प्रश्न को ऐसे भी रखा जा सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करती है, तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 249। तो क्वेश्चन में देखिए भले ही राज्यसभा को गायब कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पूरे माजरा को समझना है कि अनुच्छेद 49 के तहत यह अधिकार सिर्फ राज्यसभा के ही पास है। अगर राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं देता है, तो फिर संसद कानून नहीं बना सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि रेगुलेट कौन कर रहा है, तो वह राज्यसभा कर रहा है। राज्यसभा अगर अधिकार देगा तभी संसद कानून बना सकता है, नहीं तो संसद कानून नहीं बना सकता है। तो आइए इसी बात को पूरे डिटेल में समझते हैं। तो यहां देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के, अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों, कहने का मतलब कि राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं एवं जो भी मत देंगे, ठीक है, तो एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से, मतलब 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प या प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना
राष्ट्र हित में है या राज्य सूची में वर्णित या सम्मिलित विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। देखिए यहां जो 2 लाइन में लिखा गया था उसी को डिटेल में सिर्फ लिखा गया है कि ऐसा नहीं कि यहां कोई अलग बात है। सिर्फ देखिए अलग बात यहां पर क्या आया जो आपको समझना है कि यह जो राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए सिर्फ राज्यसभा मौखिक अधिकार देती है। मौखिक अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा में इस तरह के अधिकार के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो वह प्रस्ताव राज्यसभा में ही पारित किया जाता है और राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो वही बात को लिखा गया है कि राज्यसभा जो है इस तरह के प्रस्ताव को जो पारित करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 249 के तहत। लेकिन वह जो प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसमें किस तरह के बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है, तो वही कहा गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प या प्रस्ताव पारित करे। अब यहां रुकिए, ऐसा संकल्प या प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 तरह का बात है कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्र हित में है। मतलब राज्य सूची के जिस विषय पर भी हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो वह विषय राष्ट्र हित में है, देश के हित में है, या फिर उसे ही हम इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य सूची में जो वर्णित या सम्मिलित विषय है, सम्मिलित मतलब जिस विषय को शामिल किया गया है, तो वह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, देश के महत्व का है। तब जाकर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो कानून तो हर हाल में संसद ही बनाएगी, लेकिन आदेश कौन देगा, तो वह राज्यसभा देगा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 249 के तहत। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल भी यह कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राज्यसभा आदेश दे रही है तो इस पर कानून भी राज्यसभा ही बनाएगी, नहीं, इस पर कानून संसद बनाएगी, अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों मिलकर इस पर कानून बनाएगी। सिर्फ राज्यसभा इस पर कानून नहीं बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इसे आदेश दे सकती है। तो यह अधिकार, यह विशेषाधिकार राज्यसभा के पास है। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट लिखा गया है कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यह जो भी मतलब प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इस प्रस्ताव पर संसद जो कानून बनाती है तो वह कानून हो सकता है पूरे भारत के लिए हो या भारत के किसी एक राज्य या किसी एक संघराज्य क्षेत्र, मतलब भारत के किसी एक भाग के लिए भी हो सकता है। यहां तक इन बातों को समझ गए। अब चलिए यहां पर आपको 2 बात और भी जानना है कि राज्यसभा के द्वारा जो इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो यह प्रस्ताव की जो अवधि होती है अधिक से अधिक 1 साल तक की होती है। मतलब 1 साल तक इस तरह का प्रभाव, मतलब इस तरह का प्रस्ताव प्रभाव में रहता है। लेकिन राज्यसभा अगर चाहे तो प्रत्येक साल, मतलब बार बार इसे 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो पहली बार में इस तरह का प्रस्ताव जो है वह 1 ही साल तक के लिए प्रभाव में रहता है, लेकिन राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो इस तरह के प्रस्ताव को हर 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो उसके लिए उसे क्या होगा कि मतलब सदन में प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, और उस तरह से वह 1-1 साल के लिए उस प्रस्ताव को बढ़ा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि राज्यसभा को जो यह विशेषाधिकार प्राप्त है तो राज्यसभा अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग अब तक 2 बार कर चुका है। तो पहली बार कब किया था, तो वह 1952 में किया था। किस मामले में, तो आइए देखते हैं कि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताते हुए संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया था। ठीक है, फिर दूसरी बार राज्यसभा ने इस तरह का विशेषाधिकार का प्रयोग कब किया था, तो वह 1986 में किया था। किस मामले में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए इस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया था।
चलिए, यह तो हो गया राज्यसभा का पहला विशेषाधिकार। अब बात करते हैं राज्यसभा के दूसरे विशेषाधिकार के बारे में। तो वह है कि अनुच्छेद 312 के तहत, अभी बात कर रहे थे अनुच्छेद 249 की, अब बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 312 की। तो यह दोनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या सृजन का अधिकार दे सकती है। अब देखिए, कुछ बात तो पहले विशेषाधिकार के तरह ही सेम है, सिर्फ अनुच्छेद बदल रहा है। अनुच्छेद यहाँ 249 था, यहाँ 312 है। यहाँ भी जो प्रक्रिया क्या है कि राज्यसभा के द्वारा ही बहुमत को मतलब राज्यसभा के द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया जाता है, और कितने बहुमत से, तो 2/3 बहुमत से। तो राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही यह प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है। और प्रस्ताव पारित करके जो वह कानून बनाने का अधिकार वह किसे देती है, तो वह संसद को देती है। अर्थात इस बार भी कानून जो बनाएगी वह संसद ही बनाएगी, लेकिन कानून बनाने का अधिकार कौन देगी, तो वह राज्यसभा देगी। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 312 के तहत। लेकिन अब सवाल उठता है कि किस तरह के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को यह देगी। तो वही बात यहां लिखा गया है कि यहां देखिए लिखा गया है कि केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या सृजन का अधिकार वह संसद को दे सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या सृजन के मामले में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को प्रदान कर सकती है। अगर राज्यसभा संसद को इस तरह का अधिकार नहीं देती है, तब संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या स्थापना नहीं कर सकता। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगर राज्यसभा उसे अधिकार देगा तभी संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना कर सकता है या सृजन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत, तो यह अनुच्छेद 312 के तहत। फिर आपको एक बात यहाँ और भी ध्यान रखना है कि यह जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाता है, तो वह एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि राज्यसभा अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग अब तक 2 बार कर चुका है। पहले विशेषाधिकार की तरह ही इस विशेषाधिकार का प्रयोग भी अब तक 2 ही बार किया है। पहली बार कब किया था, तो वह 1961 में किया था। किस मामले में, तो भारतीय इंजीनियर सेवा, मतलब नई अखिल भारतीय सेवा से ही संबंधित रहेगा वह, तो वह था भारतीय इंजीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा संसद को दिया था। और फिर दूसरी बार यह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कब किया था इस तरह का, तो वह 1965 में भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को राज्यसभा ने दिया था। अब बात करते हैं राज्यसभा की तीसरी विशेषाधिकार के बारे में। तो वह है कि केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो हम लोग अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति चैप्टर में यह पढ़ चुके हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इस तरह की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है, लोकसभा में नहीं। तो अर्थात जब राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से इनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर सिर्फ लोकसभा से साधारण बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करवाना होता है। तो लेकिन इसकी प्रक्रिया जो शुरू की जाती है वह राज्यसभा में ही शुरू की जाती है। अगर राज्यसभा शुरू नहीं करती है तो फिर लोकसभा के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। तो यहाँ बात जो लिखा गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसे पद से हटाया जाना, तो पद से हटाने में दोनों का योगदान है, लेकिन पद से हटाने की जो प्रक्रिया जो शुरू की जाती है वह कहाँ पे की जाती है, तो वह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही की जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि चौथे विशेषाधिकार के बारे में। तो यह चौथे विशेषाधिकार को समझने से पहले यहाँ पर देखिए, यह जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे पहले आधार के अंतर्गत, कि यह जो 8वां पॉइंट था कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति,
मतलब राष्ट्रपति जो तीनों प्रकार के आपातकाल की जो घोषणा करते हैं तो उसकी स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा जरूरी है, अर्थात उसकी मंजूरी दोनों सदनों के द्वारा जरूरी है, तभी राष्ट्रपति किसी भी तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आइए यहाँ देखिए लिखा गया है कि वही जो चौथा विशेषाधिकार है कि वह है कि यदि राष्ट्रपति तीनों प्रकार के आपातकालों की घोषणा ऐसे समय करती है जब लोकसभा भंग या विघटित हो। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग या विघटित होती नहीं है, लेकिन लोकसभा भंग या विघटित हो सकती है। तो जब राष्ट्रपति तीनों प्रकार के आपातकालों की घोषणा ऐसे समय करती है जब लोकसभा भंग या विघटित हो, तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा की स्वीकृति या अनुमोदन पर ही प्रभावी होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे सामान्य तौर पर तो देखा जाता है कि जब दोनों सदन चल रहा होता है, ठीक है, तो मतलब किसी भी तरह के जो आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसके लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो और उस समय यदि राष्ट्रपति तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा करती है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की स्वीकृति ही चलेगी और राज्यसभा की स्वीकृति या अनुमोदन पर ही वह आपातकाल प्रभावी माना जाएगा। तो यही था राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। थैंक यू।